Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Study Law with Siraj. I hope you are doing well. In today's video, we are going to discuss the second topic of UK Constitution, which is nature and sources of British Constitution. So let's move forward. तो अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि इसका मतलब है कि ऐसे कवानीन जिनके जरिए मुल्क को चलाया जाता है, जिसमें अवाम और रियासत के आपसी ताल्लुकात को बयान किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल्स और ऑफिशियल्स के राइट्स और ड्यूटीज बताए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को किस तरह चलाना है, कौन सी गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, कौन से इंस्टीट्यूशन काम करेंगे, किस तरह से इलेक्शन करवाया जाएगा, तो मुख्तलिफ अदारे किस तरह से काम करेंगे, ये सारे असूल जो हैं वो क्या है, किस में लिखे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि कवानीन का मजमुआ होता है। तो अगर हम बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें लिखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये मैंने पहले भी बताया कि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, ये बेसिस है कि यहीं से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ये डिराइव हुआ है। तो इसके बाद है द ब्रिटिश वर फर्स्ट हु डिस्कवर हाउ टू मैनेज अ लार्ज स्टेट ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, कि ये ब्रिटिश ही थे जिन्होंने बताया कि बहुत बड़ी स्टेट को हमने किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे गवर्न करना है। ग्रेट ब्रिटेन इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रिटेन को जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेस डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रेगुलेट्स द स्टेट पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि कौन से कवानीन को बनाना है, स्टेट की पावर को कैसे रेगुलेट, ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस सेट आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, द मेजर स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड प्रिंसिपल गवर्निंग देयर रिलेशन विद ईच अदर एंड विद स्टेट्स सिटीजंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो कि बताता है कि स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टेट में इंस्टीट्यूशंस कौन से होंगे और कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जो कि स्टेट के रिलेशन को गवर्न करेंगे सिटीजंस के साथ और दूसरी स्टेट्स के साथ। Britain is unusual in that it has an unwritten constitution. Unlike the great majority of countries, there is no single legal document which sets out in one place the fundamental laws outlining how the state works. दूसरे ममालिक की तरह ब्रिटिश में ये नहीं है कि किसी सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में जो है वो सारे लॉज लिखे गए हों। ब्रिटिश में पार्शियली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक प्रॉपर सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नैरो मीनिंग, डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेसिफिक लीगल सैंक्टिटी एंड हैज एन ओवरराइडिंग लीगल फोर्स। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि लीगली बाइंडिंग हो और अगर कोई उसको ना माने या वायलेट करे तो वो उसको सैंक्शंस दे, उसको पनिश करे। वाइडर मीनिंग, collection of laws, institutions and customs, the whole system of government of a country, of the collection of rules which establish and regulate the government। यानी इंस्टीट्यूशन, लॉज और कस्टम्स का एक ऐसा कलेक्शन जो कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को चलाता है, पूरे के पूरे कंट्री के निज़ाम को चलाता है। ऐसा कलेक्शन ऑफ रूल्स जो कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करता है और इसको एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इन पब्लिक लॉ द ऑर्गेनिक एंड फंडामेंटल लॉज ऑफ नेशन और स्टेट विच मे बी रिटन और अनरिटन एस्टेब्लिशिंग द कॉन्सेप्ट एंड पावर बिटवीन द गवर्नमेंट। मतलब कि ऐसे फंडामेंटल या ऑर्गेनिक लॉज किसी नेशन के या स्टेट के जो कि रिटन भी हो सकते हैं और अनरिटन भी, जो कि गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड करते हैं और कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं पावर्स का और रेगुलेशंस का। नेक्स्ट इसी तरह आप लोगों ने जनरली डेफिनेशन लिख देनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स है विच गवर्न्स अ नेशन स्टेट and it is considered a government antecedent because it gives a legitimacy to government and defines the power under which a government may act। कि मतलब ये डिफाइन करता है पावर्स को जिसके अंडर गवर्नमेंट एक्ट करती है। अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन के, वही इसकी नेचर भी है। क्योंकि देखें, यूके कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, ये इसकी नेचर है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये इसकी नेचर है। सो जितने भी इसके सैलिएंट फीचर्स हैं ये इसकी नेचर का पार्ट है। द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज पर्टिकुलरली यूनिक अमॉन्ग द रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत यूनिक है दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस में से। द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज अनकोडिफाइड, दिस मीन्स दैट इट इज नॉट रिटन इन वन प्लेस। This does not mean that there are no parts of UK constitution that are written down, just that we do not have a single legal document that we can call the UK constitution। सेम वही बात कि हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनकोडिफाइड है, मतलब किसी एक प्लेस में नहीं लिखा गया। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं भी नहीं लिखा गया। इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिटन है, लेकिन ये सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है जिसको हम ये कह सके कि ये जो फिलहाल बुक जो है वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखी गई है। Next up, point number 2, the UK constitution is not entrenched and therefore is flexible। The UK constitution will change all the time। The UK constitution जो है अब वो flexible है, वो fixed नहीं है, ये किसी भी टाइम चेंज हो सकता है by the majority of the member of parliament। In the UK, political authority is centralized। This is why the UK constitution is known as the unitary constitution।
अब यूके में जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी की सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, और वो जो है कुछ पावर्स डेलीगेट कर देती है रीजनल गवर्नमेंट्स को। जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड में जो गवर्नमेंट है इसके पास सिर्फ कुछ पावर होती है, लेकिन सारी की सारी पावर्स किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये भी इसकी नेचर का पार्ट है कि यूके में जो है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पॉइंट नंबर 3 है a principle that encapsulate this is the principle of parliamentary supremacy या parliamentary sovereignty. The principle of parliamentary sovereignty states that parliament has the supreme legislative authority. The UK have a system of devolution where regional governments like e.g. Scotland, Wales and Northern Ireland have some legislative power, but that is determined by parliament. अब यूके में जो है वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है। पार्लियामेंट जो है वो जो भी लॉ बनाएगी वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो ज्यादा पावर्स हैं, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि रीजनल गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर जो है वो दी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है parliamentary sovereignty states that the parliament has the absolute right to make and unmake whatever laws they so please. This is a principle that is clearly expressed as a glorious revolution 1668 and subsequently the bill of rights. This is actually the most fundamental principle of UK constitution. All lawmaking authority drawn from the principle of parliamentary sovereignty is legally untouchable from a political perspective. There are technically some limits on what parliament can do and cannot do. Parliament and the member of parliament are the representatives of the people. They are accountable to people. So if the parliament does something the people do not like, that it can be voted out. अब इसमें यह बताया गया है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है ये एक बेसिक प्रिंसिपल है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट के पास जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है, और ये क्लियरली एक्सप्रेस है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1668 में और बिल ऑफ राइट्स में। अब ये जो पार्लियामेंट और इसके जो मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पीपल्स के, और अगर कोई भी वो गलत काम करते हैं या फिर कोई गलत लॉ पास करते हैं जो कि पीपल को पसंद नहीं आता, आवाम को पसंद नहीं आता, तो वो वोटेड आउट किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ everyone is equally subject to the law of land. This includes government ministers and other members of executive. If government minister break the law, the court have the ability to investigate to see if they have acted ultra vires. अब यूके कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का। इसका मतलब ये है कि एवरीवन इज इक्वल इन दी आई ऑफ लॉ। और अगर कोई भी बंदा, चाहे वो गवर्नमेंट मिनिस्टर है या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई मेंबर है या फिर कोई आम इंसान है, अगर वो लॉ को वायलेट करता है तो कोर्ट्स के पास जो है वो एबिलिटी है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे और इनको पनिश करे। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब, सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे पास दो सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले लीगल सोर्सेज, इसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। और दूसरा है नॉन लीगल सोर्सेज, इसमें हमारे पास जुडिशियल डिसीजंस है, यूके कॉमन लॉ है, कन्वेंशंस हैं, रॉयल प्रेरोगेटिव्स हैं, कमेंट्रीज ऑफ एमिनेंट ब्रिटिश जूरिस्ट्स हैं, लॉ ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लीगल सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दो थे हमारे पास। सबसे पहला था हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और दूसरा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को। द हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट फॉर्म ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स ये हैं। फर्स्ट है हमारे पास मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज। मैग्ना कार्टा जो है ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज। It was signed by King John in 1215. Through Magna Carta, the king recognized the right of his subject. It was also agreed upon that the king must govern according to the law, not according to his will. The charter set out the rights of the various classes of medieval community according to their different needs as follows. अब मैग्ना कार्टा के डॉक्यूमेंट क्यों बनी, ये चार्टर क्यों बनाया गया, तो इसमें एक हिस्ट्री है कि किंग जॉन जो है वो एक क्रूअल किंग था। ये जो है ये नाजायज़ टैक्सेस लगाता था अपनी आवाम पे। तो एक बार क्या हुआ कि बैरन्स ने जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, इसके अगेंस्ट हो गए। तो इसको डर था कि कहीं सिविल वार ना स्टार्ट हो जाए, तो इसने जो है ये बैरन्स के साथ मिलके एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, एक डॉक्यूमेंट लिख ली जिसको नाम दिया गया मैग्ना कार्टा का। और ये कब लिखी गई? 1215 में लिखी गई। अब मैग्ना कार्टा में जो है किंग ने अपने सब्जेक्ट के जो है राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया, और इस बात पे किंग जो है वो एग्री हुआ था कि वो कोई भी काम अपनी विल पे नहीं करेगा, वो अकॉर्डिंग टू लॉ सारे काम करेगा। वो राइट्स के चार्टर के अकॉर्डिंग काम करेगा और लोगों की नीड के मुताबिक काम करेगा। अब लोगों की नीड्स क्या थी कि उसमें लिखा गया था कि ऑल द सिटीजन एंजॉय देयर लिबर्टीज एंड कस्टम्स, कि जितने भी सिटीजन हैं वो अपने हकूक जो हैं वो इंजॉय करेंगे, जितने भी उनके राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, ये सारे राइट्स जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। द चर्च वाज टू बी फ्री। अब किंग जो था वो जो है चर्च से भी जो है वो फाइन करता था, वो उनसे भी टैक्स लेता था, तो चर्च को जो है वो फ्री कर दिया गया।
मर्चेंट्स वर नॉट टू बी सब्जेक्ट टू अनजस्ट टैक्सेशन। अब ये जो ताजिर थे ये इनको भी जो है ना नाजायज़ टैक्स लगाता था। तो बैरन्स ने क्या कहा कि कोई भी नाजायज़ टैक्स नहीं लगाया जाएगा किसी भी ताजिर को। ताजिर जो है वो आज़ादी से तजारत कर सकते हैं। नेक्स्ट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लिखी गई थी, मतलब नो वन कैन बी इम्प्रिजन विदाउट अ प्रॉपर फेयर ट्रायल। अगर कोई बंदा आप इसको इम्प्रिजन कर रहे हैं, उसको प्रॉपर फेयर ट्रायल के थ्रू आपने कोई भी सजा देनी है। अगर उसकी सजा, उसका जुर्म जो है वो प्रूव नहीं होता तो आप उसको सजा नहीं दे सकते। Next, petition of rights. The petition of rights was signed by reign of King Charles I in 1628. ये जो petition of rights है ये भी इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स है जिसने राइट्स दिए थे सब्जेक्ट को। तो ये किसने साइन की थी? किंग चार्ल्स वन ने। कब की थी? 1628 में। थ्रू दिस petition it was decided that the king could not impose any tax without the consent of parliament. इस पिटीशन के थ्रू डिसाइड हुआ था कि किंग जो है वो कोई भी टैक्स इंपोज नहीं करेगा पार्लियामेंट की कंसेंट के बगैर। डार्नल्स केस और द फाइव नाइट्स केस इन विच द डिफेंडेंट हैड बीन कन्विक्टेड एंड imprisoned एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू पे अ लोन imposed बाय किंग चार्ल्स वन। ये एक डार्नल्स का केस है और फाइव नाइट केस है जिसमें किंग ने जो है वो चार्ज किया था टैक्स इनसे, तो इन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया था कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे, तो एज अ रिजल्ट इनको जो है वो कैद कर लिया गया था। द पिटीशन ऑफ राइट्स forbade such loans, taxes and other monetary demand without the consent of parliament। अब ये जो petition of right है इसने कहा कि किसी भी तरह के loans, taxes या कोई भी monetary demand किंग की तरफ से वो पार्लियामेंट की consent के बगैर जो है वो नहीं पे की जाएगी। नेक्स्ट है बिल ऑफ राइट्स। The Bill of Rights came into existence after a long tussle between Roman Catholicism, the faith of British monarch, and the British public in the reign of King James II। ये जो बिल ऑफ राइट जो है ये किस तरह से बना? ये आफ्टर अ बिग स्ट्रगल जो है ये किंग बिल ऑफ राइट्स बना था। और ये स्ट्रगल किंग के दरमियान हुई थी? ब्रिटिश किंग जो कि जेम्स टू था और वो एक कैथोलिक था, और ब्रिटिश पीपल यानी वहाँ की पार्लियामेंट ये ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट थे। तो ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने किंग की पावर को लिमिटेड कर दिया और ज़्यादा पावर किसको दे दी? पार्लियामेंट को। और सिटीजन्स के राइट्स को इस्टेब्लिश किया। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इट शिफ्टेड द पावर फ्रॉम द मोनार्क टू द पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसमें प्रोविजंस कौन कौन सी थी? उनमें से कुछ प्रोविजंस ये हैं कि सस्पेंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ बाय क्राउन विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। अगर क्राउन कोई भी ऐसा लॉ पास करता है जिसमें पार्लियामेंट की कंसेंट शामिल नहीं है तो वो लॉ जो है वो नल एंड वाइड होगा। नो अनरीजनेबल और अनयूजुअल फाइन और पनिशमेंट हैड टू बी इन्फ्लिक्टेड। कोई भी बेवजह की सजा या बेवजह का फाइन जो है वो नहीं किया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल को। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट वाज नॉट टू बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। पार्लियामेंट में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और कोई भी कोर्ट जो है इसको क्वेश्चन नहीं करेगी। ट्रायल हैड टू बी थ्रू अ ज्यूरी। ट्रायल जो है वो किसके थ्रू होगा? वो एक ज्यूरी के थ्रू होगा। लेविंग टैक्सेस बाय क्राउन विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर कोई भी ऐसा टैक्स लगता है जिसमें पार्लियामेंट की कंसेंट शामिल नहीं है तो वो टैक्स जो है वो इलीगल डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रिक्टली प्रोटेस्टेंट सुसेशन नेमिंग सोफी ऑफ हैनोवर एंड हर ईयर्स। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 ने क्या किया? इसने इस्टेब्लिश कर दिया एक ऐसा रूल कि बादशाह की जानशीनी जो है वो सिर्फ प्रोटेस्टेंट तक ही महदूद है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स ये दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स जो हैं ये दो बड़े रिलीजियस ग्रुप्स थे इंग्लैंड में। इट बार्ड कैथोलिक्स टू एंड दोज मैरिड टू कैथोलिक्स फ्रॉम इनहेरिटिंग द इंग्लिश थ्रोन। इन्होंने इस एक्ट ने क्या किया कि इसमें लिखा गया कि अगर कोई कैथोलिक है या फिर किसी ने कैथोलिक से शादी की है तो वो इंग्लिश थ्रोन का जानशीन नहीं बन सकता, इंग्लिश थ्रोन का वारिस नहीं बन सकता। इट आल्सो स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द मोनार्की एंड लिमिटेड द फॉरेन इन्फ्लुएंस। इसने जो है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को जो है वो मजबूत कर दिया था और फॉरेन इन्फ्लुएंस को लिमिटाइज कर दिया था। The Act of Settlement protected judicial independence by giving judges security of tenure during good behavior. It required that judges could be removed only by parliament, not by the monarch. It also ensured stable, protected salaries to prevent the royal influence over judicial decisions. अब इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्या किया? इसने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सिक्योर कर दिया। ये जो है उनकी टेन्योर के मुताबिक जो है उनके गुड बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है उनको सिक्योरिटी देते थे, उनकी सैलरीज को सिक्योर किया। और ये कहा गया कि अगर किसी जज को रिमूव करना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, मुनार्क किसी भी जज को रिमूव नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स की तरफ। यहाँ पे हमने देखे हैं लीगल सोर्सेज। लीगल सोर्सेज में हमने पढ़ा मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स एंड देन अब हम पढ़ रहे हैं इसका पार्ट 2 यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स में हम पढ़ेंगे द लॉज
made by Parliament from time to time have also contributed to the constitutional development and thus considered one of the most important source of British Constitution. अब ये जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले किया इंग्लैंड में। तो यही वजह है कि इसको जो है ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स समझा जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। कुछ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो ये हैं। द एक्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस 1679। द हेबियस कॉर्पस Act of 1679 was passed during the reign of Charles II to prevent abuses of power and arbitrary imprisonment. हेबियस कॉर्पस का जो एक्ट था वो 1679 में हुआ, और ये किसने पास किया था? चार्ल्स टू ने। इसके रेन के दौरान जो है ये एक्ट पास हुआ था, और इस एक्ट ने क्या किया था, ये जो आर्बिट्रेरी इम्प्रिजनमेंट होती है ना, ये नाजायज़ तरीके से लोगों को कैद कर दिया जाना, और ये जो किंग अपनी पावर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और ये जो ऑफिशियल्स अपनी पावर को गलत यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनको जो है ना वो प्रोहिबिट कर दिया गया था इस एक्ट में। इस एक्ट में कहा गया था कि कोई भी बंदा जो है विदाउट अ प्रॉपर फेयर ट्रायल कैद नहीं किया जा सकता। इट बिल्ड ऑन अर्लियर हेबियस कॉर्पस प्रिंसिपल्स फ्रॉम मेडिवल कॉमन लॉ, मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर एंड इन्फोर्सिबल। इसने जो है ये जो मेडिवल के कॉमन लॉ के जो प्रिंसिपल्स थे हेबियस कॉर्पस के, इनको स्ट्रॉन्ग किया, इनको बिल्ड किया, मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट लाई और इसको इन्फोर्सिबल किया। द एक्ट बिकेम अ कॉर्नर स्टोर इन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज। और ये क्योंकि ये जो है एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, बेसिक लिबर्टी है कि एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ फेयर ट्रायल। अगर किसी को भी आप कैद करने लगे हैं तो आप उसको उसके लिए जो है वो एक फेयर ट्रायल करना ज़रूरी है। विदाउट अ फेयर ट्रायल जो है वो आप उसको कैद नहीं कर सकते। तो ये एक्ट जो है क्योंकि इसने इंडिविजुअल्स को लिबर्टी दी, उनकी बेसिक लिबर्टी दी, तो ये कॉर्नर स्टोर बन गया, इन्फ्लुएंसिंग लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स लॉज वर्ल्ड वाइड। और फिर बाद में ये जो है वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में इसको एज अ ह्यूमन राइट जो है वो एक्सेप्ट किया गया, और ये हर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। द एक्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस स्टिपुलेटेड दैट पर्सन हु इज इम्प्रिजन्ड without legal justification must be presented to court of law. It's securing English subject to provide speedy relief from unlawful imprisonment. एक्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस ने क्या किया कि कोई भी इंसान अगर उसको विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन इम्प्रिजन किया गया है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करना ज़रूरी है। इस एक्ट ने जो है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया कि उनको जल्दी से रिलीफ मिल जाए और उनको जो है अनलॉफुली इम्प्रिजन ना किया जाए। अब नेक्स्ट है द रिफॉर्म एक्ट 1832, 1867, 1884 एंड 1918। The Reform Acts gradually expanded democracy in Britain. 1832 widened the vote for the middle class and removed rotten boroughs. 1867 and 1884 extended voting right to most urban and rural working class men. 1918 granted suffrage to all men over 21 and many women over 30, massively enlarging the electorate. अब ये जो चारों रिफॉर्म्स एक्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया और राइट टू वोट प्रोवाइड किया इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट एक्ट 1911 एंड 1949। इट curtailed द पावर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। इसने क्या किया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पावर थी उनको कम कर दिया, और जो हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर थी उनको ज़्यादा कर दिया, यानी हाउस ऑफ कॉमन को सुप्रीम कर दिया। इट ऑल्सो रिड्यूस्ड द ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स फ्रॉम 7 to 5 years। मतलब इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स की ड्यूरेशन भी कम कर दी, पहले 7 साल थी तो अब 5 साल कर दी। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है इन्होंने भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इस एक्ट ने क्या किया, इट हैंडेड ओवर ऑल द पॉलिटिकल पावर्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय डिवीजन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया कि सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर को तकसीम कर दिया इंडिया और पाकिस्तान में, और पॉलिटिकल पावर्स जो है वो इनके हैंड ओवर कर दी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1918 एंड 1928। These acts established the principle of universal adult suffrage by granting right of vote to women। इन्होंने जो है इस एक्ट ने वुमेन्स को राइट टू वोट जो है वो प्रोवाइड किया। नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजंस। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। डाइसी कहते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट्स पे बेस करता है। अगर कोई जज एक डिसीजन दे देता है तो उस डिसीजन को एज अ प्रेसिडेंट यूज़ किया जाता है आने वाले रेलिवेंट केसेस में। थ्रू द हिस्ट्री जुडिशरी हैज़ थ्रू केस लॉ। हिस्ट्री में बताया गया है कि जुडिशरी ने केस लॉज के थ्रू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट
द क्राउन, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। ये मतलब जुडिशरी ने केस लॉज के थ्रू जो है वो डिफाइन किया रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशंस का, फिर क्राउन का, एग्जीक्यूटिव का, पार्लियामेंट का और जुडिशरी का, एंड डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स। और स्टेट का इंडिविजुअल्स के साथ क्या ताल्लुक है, इसने केस लॉज के थ्रू ये भी डिफाइन किया है। द इंटायर स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंसर्न्स द एग्जामिनेशन। अब एक केस लॉ है बर्शल्स केस 1670। इसमें ये डिसीजन हुआ था कि इस केस ने जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है नॉन लीगल सोर्सेज। नॉन लीगल सोर्सेज में है द ब्रिटिश कॉमन लॉ। द ब्रिटिश कॉमन लॉ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कॉमन लॉ। मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैव देयर ओरिजिन इन कॉमन लॉ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कॉमन लॉ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसको एज अ सब्सटेंशियल पार्ट यूज किया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत से ऐसे रूल्स हैं जिनका ओरिजिन जो है वो कॉमन लॉ है, जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन लॉ। ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक प्रोडक्ट है कॉमन लॉ का। मैनी बेसिक राइट्स ऑफ पीपल जैसे कि हो गए ज्यूरी ट्रायल, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया, और वो ऑन दी कॉमन लॉ ऑफ यूनाइटेड किंगडम एज प्रैक्टिस्ड बाय वेरियस कोर्ट इन दी कंट्री। ये सारे राइट्स जो हैं ये कॉमन लॉ में थे और ये प्रैक्टिस किए जाते हैं सारे कंट्रीज में अभी भी। Conventions. Conventions are the political traditions or practices prevalent in the United Kingdom centuries. कन्वेंशंस जो है ये पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं और ये जो है यूके में बहुत सेंचुरीज से जो है ना ये प्रैक्टिस में है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट लॉ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म एज दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं ये एक स्ट्रिक्ट सेंस में जो है वो लॉ नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट जो है कन्वेंशंस को इन्फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन ये एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन द क्वीन वुड डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन इफ शी इज एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हाउएवर इफ शी रिफ्यूजेस टू डू सो नो कोर्ट कैन कंपेल हर डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन। सॉरी ये वर्ड कैन है। अब जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है ये एक कन्वेंशन है कि क्वीन जो है वो किसी भी वक्त हाउस ऑफ कॉमन को डिसॉल्व कर सकती है अगर वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में हो तो। लेकिन अगर वो रिफ्यूज कर दे तो कोई भी कोर्ट जो है वो उसको डिसॉल्व करने के लिए नहीं कह सकती। नेक्स्ट है रॉयल प्रेरोगेटिव। रॉयल प्रेरोगेटिव और पावर्स एक्सरसाइज बाय द मोनार्क। रॉयल प्रेरोगेटिव्स ऐसी पावर्स हैं जो कि मोनार्क यानी किंग या क्वीन जो है वो एक्सरसाइज करती है। दीज पावर्स आर नाउ एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट। अब पहले ये की पावर्स जो थी ये कौन एक्सरसाइज करता था, मोनार्क एक्सरसाइज करता था, लेकिन अब कौन कर रहा है, अब गवर्नमेंट कर रही है। हाउएवर दे आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी रॉयल पावर्स विच रिमेन विद द मोनार्क। लेकिन अभी भी ये समझा जाता है कि ये जो रॉयल पावर्स हैं और ये रहती हैं किसके साथ, मोनार्क के साथ। अब डाइसी के अकॉर्डिंग द प्रेरोगेटिव वर द रिड्यूस ऑफ आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रेशनरी पावर्स लीगली लेफ्ट इन द हैंड ऑफ क्राउन which being exercised the name of crown entails every act which the executive government can do without the authority of an act of parliament। प्रेरोगेटिव पावर्स जो हैं ये एक ऐसी पावर्स हैं जो कि क्राउन के पास होती हैं और ये क्राउन के नेम से एक्सरसाइज की जाती हैं। हर वो एक्ट जो कि एग्जेक्टिव गवर्नमेंट कर सकती है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कुछ रॉयल प्रेरोगेटिव्स जो हैं वो ये हैं, जैसे पावर टू डिक्लेयर वॉर, पावर टू डिक्लेयर पीस, पावर टू अपॉइंट मिनिस्टर, पावर टू समन पार्लियामेंट। ये जो पावर्स हैं ये क्राउन के नेम के साथ अटैच्ड होती हैं। कमेंट्रीज ऑफ ज्यूरिस्ट्स। Finally, the writings of eminent jurists such as Blackstone, Dicey, Jennings, and later commentators, to whose works the actor in constitutional stage, including the judges, may make references for matters of constitutional law. कि जूरिस्ट जैसे ब्लैकस्टोन है, डाइसी है, जेनिंग्स है, या फिर बाद में जो कमेंटेटर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेज में एक्ट करते रहे हैं, काम करते रहे हैं, उनमें जजेस भी शामिल हो सकते हैं। तो इनकी जो कमेंट्रीज होती हैं वो भी एज अ सोर्स ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हो सकती हैं। लॉ ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी। In January 1973, UK became a member of EEC, the European Economic Community, and accepted obligation to make operative the provision of European Community Act within its territory. 1973 में जो है यूके ईसी यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेंबर बन गया था और उसने एक्सेप्ट किया था कि जो भी यूरोपियन कम्युनिटी एक्ट की प्रोविजंस हैं वो अपनी टेरिटरी में भी अप्लाई करेगा या ऑपरेट करेगा। दे प्रोवाइड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिटी लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रेगुलेशन टू टेक डायरेक्ट इफेक्ट इन अ मेंबर कंट्रीज ऑफ द कम्युनिटी, बट फाइनल डिसीजन टू implement these provision is still left to British Parliament. The membership of European Community would
materially restrict the sovereignty of British Parliament as also that of the national legislature of other member states. इसमें सिंपली यही है कि जब ब्रिटिश पार्ट बन गया था ईईसी का, तो उसने कहा कि हम भी जो प्रोविजंस हैं वो अपनी टेरिटरी में अप्लाई करेंगे, लेकिन इनको प्रैक्टिस करने का और इम्प्लीमेंट करने का जो डिसीजन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में ही रहा। Next, a conclusion. The British Constitution is a composite of charters, judicial decisions, customs, usages, traditions, and common law. It is not derived from a single source, but from several. It is not completed, but still growing. UK system is mainly based in conventions. दे आर ट्रूली कॉल्ड द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये मुनरो कहते हैं कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी एक डॉक्यूमेंट से नहीं बना, सिंगल लीगल सोर्स से नहीं बना, ये डिफरेंट चार्टर्स पे, जुडिशियल डिसीजंस पे, कस्टम्स पे, यूजेजेस पे, ट्रेडिशंस पे और कॉमन लॉ पे बेस करता है। और जो कन्वेंशंस हैं वो एक बेसिक सोर्स है इसके कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन स्टिल ग्रोइंग है। ये थे सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल डॉक्यूमेंट से डिराइव नहीं हुआ, इट इज़ अनरिटन, वी कैन से दैट इट्स पार्शियली रिटन। सो इसमें लीगल सोर्सेज थे जिनमें हमने मैग्ना कार्टा पढ़ा, पेटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पढ़ा। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स थे जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कुछ नॉन लीगल सोर्सेज हैं। तो ये बेसिकली सारे सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। Thank you so much. Allah Hafiz.